वेक्टर हमने शुरू किए हुए हैं, तो वेक्टर के सिलसिले का आज दूसरा लेक्चर आपकी खिदमत में पेश करने के लिए प्रोफेसर नुमान अहमद ज़ीरक साहब हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है कि आप बखैरियत होंगे और सोच रहे होंगे कि पढ़ने की नीयत कर लें। तो आपकी इस नीयत को अमली जामा पहनाने के लिए हम हाज़िर हैं। हम आज शुरू करने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को बेटा हमने डिस्कस कर लिया, रिप्रेजेंटेशन वेक्टर्स की हो गई, सैम्बल्स हो गए। वेक्टर ड्रा करने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए और हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेक्टर को ड्रा किया जाएगा अकॉर्डिंग टू अ गिवन स्केल। वो स्केल गिवन हो सकता है, आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। बस स्केल चूज करते हुए ये ख्याल रखें कि उसके नतीजे में जो वेक्टर बने वो ना तो बहुत छोटा बने और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा बने, बस मुनासिब से साइज का बने, बाकी कोई पाबंदी नहीं है। तो अब हम वेक्टर्स को हमने बना लिया, ड्रा कर लिया, नेचर को समझ लिया, तो अब हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। वेक्टर्स को ऐड करने से पहले हम क्यों ना स्केलर्स को ऐड कर लें। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिप्रेजेंटेशन, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सप्रेशन। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, हम इन सब को डिस्कस करेंगे। स्केलर जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू और मुनासिब यूनिट चाहिए। और ये क्या है जी, 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम स्केलर को जमा करते हैं। 2 किलोग्राम चीनी में 4 किलोग्राम चीनी जमा कीजिए, क्या बन जाएगी जी, 6 किलोग्राम चीनी बन जाएगी। दैट्स ऑल। स्केलर को स्केलर में जमा कर लिया हमने। याद रहे कि स्केलर्स को भी जमा करते हुए एक तरह के स्केलर अपनी तरह के स्केलर में ही जमा होंगे। मैस में मैस जमा होगा, लेंथ में लेंथ जमा होगी, लेंथ में मैस जमा नहीं हो सकती, नेचर सेम होनी चाहिए। इसी तरह से बेटा जी वेक्टर्स वेक्टर में जमा होंगे, वेक्टर और स्केलर आपस में जमा नहीं हो सकते। स्केलर स्केलर में जमा होगा, वेक्टर वेक्टर में जमा होगा। ना सिर्फ ये कि वेक्टर वेक्टर में ही ऐड होगा, बल्कि एक तरह का वेक्टर अपनी तरह के वेक्टर में ही ऐड होगा। वेलोसिटी का वेक्टर वेलोसिटी के वेक्टर में ऐड होगा, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन ऐड होगा, फोर्स में फोर्स ऐड होगी। आप फोर्स और एक्सेलरेशन को जमा नहीं कर सकते। फिलहाल हम जमा की बात कर रहे हैं, ज़रब तक़सीम की बात आगे जाके करेंगे। तो स्केलर्स को हमने जमा करना देख लिया, हमेशा से हम करते आए हैं। वेक्टर्स को जमा करना, वेक्टर्स को ऐड करने के 2 तरीके हैं। पहला है जनाब ग्राफिकल मेथड बेटा जी, जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड। वेक्टर्स को जमा करने का ग्राफिकल मेथड क्या है। ग्राफिकल ग्राफ के तरीके से, डायग्राम की मदद से, लकीरें खींच के ये वेक्टर्स को ऐड करने का वही तरीका है जो आप हमेशा से पढ़ते आए हैं। कौन सा, हेड टू टेल रूल। वेक्टर्स को जमा करने का बेटा जी दूसरा तरीका होगा मैथमेटिकल मेथड, वो हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज आगे जाके किसी किस्त में। तो ग्राफिकल मेथड वेक्टर्स को ऐड करने का क्या है। देखिए जी हमने कहा था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए आपको वेक्टर्स को ड्रा करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब ये सारा हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो बाकायदा लाइनें ड्रा करना वो इनिशियल लेवल पे जरूरी है। अब जब आप माहर हो गए हैं तो अब हम ना भी ड्रा करें तो कोई इतना खास इशू नहीं है, उसके बगैर हम गुजारा कर सकते हैं। तो जनाब हम यहाँ पे वेक्टर ड्रा करेंगे और फिर उनको ऐड करेंगे जी। हम 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं। हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं जी। लेट अस सपोज कि एक वेक्टर है बेटा ए और दूसरा वेक्टर है जनाब कौन सा, ये मैं थोड़ी सी हो डार्क कलर की पेंसिल उठा लूँ जी, मार्कर। तो जनाब दूसरा वेक्टर है जनाब बेआली ये वाला वेक्टर बी। ए और बी को जमा कीजिए। तरतीब का ख्याल रखना है, अगर आपने करना है ए प्लस बी या बी प्लस ए, थोड़ा सा फर्क होगा, देखते हैं क्या। ए प्लस बी मतलब पहले ए और बाद में फिर बी। तो क्या करें, पहले वेक्टर ए को रखें, बाद में वेक्टर बी को रखें। वेक्टर ए को रखें, ये रखा हुआ है, वेक्टर बी को रखिए, इथो चुक लो, उठा के यहाँ से ए ऐसे करके वही उसकी डायरेक्शन वही उसकी लेंथ यहाँ पे इस तरह से ड्रा कर दीजिए कि पहले वेक्टर की का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ कोइंसाइड कर जाए, मिल जाए। दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल जोड़ना है। कैसे जी, हेड
टू टेल जोड़ना है, पहले का हेड दूसरे की टेल। अगर 3 वेक्टर होते तो दूसरे के हेड को तीसरे की टेल के साथ जोड़ देते, यानी सारे वेक्टर्स को हेड टू टेल जोड़ देना है। जुड़ गए जी। अब हम जमा करने लगे हैं, जमा करके जो रिजल्ट आएगा, जवाब आएगा, क्या कहते हैं उसे, हासिले जमा, रिजल्टेंट। यहाँ पे वेक्टर की जमा है तो वेक्टर जमा होंगे, रिजल्टेंट भी वेक्टर ही होगा तो वो बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे हासिल होगा जी, आप देखें, आपने सारे वेक्टर्स को हेड टू टेल जोड़ दिया है जब, तो आपके पास बेटा जी 2 पॉइंट्स खाली बचेंगे। कौन कौन से, पहले की टेल बचेगी, आखिरी का हेड बचेगा। तो पहले की टेल और आखिरी के हेड को मिला दीजिए, वेक्टर्स को जमा करके जो रिजल्ट आएगा वो भी वेक्टर ही आएगा, वेक्टरों की जमा भी वेक्टर ही होगी। और इस वेक्टर की डायरेक्शन किधर को होगी, पहले की टेल को आखिरी के हेड के साथ जुड़ा है तो पहले की टेल से आखिरी के हेड की सिमत में डायरेक्शन होगी। रिजल्टेंट को आमतौर पे आर से लिखा जाता है, वेक्टर्स को जमा करेंगे तो रिजल्टेंट भी वेक्टर ही होगा। लो जी, ये अब निशानी देखें, रिजल्टेंट वेक्टर की निशानी क्या होगी, तमाम वेक्टर जो जमा किए जा रहे हैं वो हेड टू टेल जुड़े हुए होंगे। और रिजल्टेंट वेक्टर की निशानी ये है कि ये एक वेक्टर, इसकी टेल किसी दूसरे की टेल से जुड़ी होगी और हेड किसी दूसरे के हेड से जुड़ा होगा। एक ऐसा वेक्टर जिसकी टेल दूसरे की टेल से और हेड से जुड़ा होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, बुक पे देखिए पेज नंबर 24 पे हेडिंग दी हुई है रिजल्टेंट वेक्टर की, क्या लिखा हुआ है, द रिजल्टेंट ऑफ अ नंबर ऑफ सिमिलर वेक्टर्स। रिजल्टेंट किसका, नंबर ऑफ सिमिलर वेक्टर्स, कई सारे एक जैसे वेक्टर्स को जमा करें तो उनका रिजल्टेंट जो होगा, फोर्स वेक्टर्स फॉर एग्जांपल, फोर्स से पहले ब्रैकेट लगाना है, एग्जांपल के बाद ब्रैकेट लगा दीजिए, फोर्स वेक्टर्स फॉर एग्जांपल, यानी फॉर एग्जांपल आपने फोर्स के वेक्टर्स को जमा किया तो उन तमाम वेक्टर्स को जमा करके जो रिजल्टेंट होगा इज दैट सिंगल वेक्टर, वो अकेला वेक्टर है विच वुड हैव द सेम इफेक्ट, जिसका अकेले का उतना असर है जितना तमाम वेक्टर्स को मिला के है, जितना तमाम वेक्टर्स को मिला के है। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये तमाम वेक्टर्स के अब्बाजी होते हैं, मतलब इस अकेले वेक्टर का उतना असर है, उतनी वैल्यू है जितनी तमाम वेक्टर्स को मिला के बनती है। ये ए और बी के अब्बाजी वेक्टर यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर हैं। फोर्स के वेक्टर्स को जमा करेंगे रिजल्टेंट फोर्स का, वेलोसिटी के वेक्टर्स को जमा करेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी का। चले अब हम b प्लस ए करते हैं, फर्क क्या होगा कि अब b को पहले a को बाद में, b को पहले, ऐसे ही वही डायरेक्शन, वही नाक नक्शा मामू के गया है, वही डायरेक्शन, वही इसकी लेंथ, और जनाब ए को आप बाद में, यानी जो पहले है उसके हेड के साथ जो बाद में है उसकी टेल जोड़ देना है। लो जी, थोड़ा बहुत काटा हुआ थू था, तो रिजल्टेंट क्या होगा, पहले की टेल को आखिरी के हेड के साथ मिलाने वाला, ये हो गया। ये जो रिजल्टेंट है बेटा जी दैट इज इक्वल टू बी प्लस ए, और ये जो रिजल्टेंट है ये है ए प्लस बी। वेक्टर का निशान डालना नहीं भूलना, बुक पे देखिएगा वहां पे बोल्ड करके लिखा होगा, हमने वेक्टर का निशान डालना है। तो जनाब तरतीब चेंज कर दी हमने, उल्टा दी तरतीब। अब आप रिजल्टेंट पे गौर करें, वही डायरेक्शन है और वही लेंथ है, थोड़ा बहुत फर्क ड्राइंग की वजह से पड़ जाता है, आप सही मेजर करके लगाएंगे वही बनेगा। तो तरतीब चेंज करने से रिजल्टेंट में फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे ए प्लस बी कर लें चाहे आप बी प्लस ए कर लें, रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, रिजल्टेंट वही रहेगा। तो जनाब जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब इसमें तरतीब चेंज करने से रिजल्ट पे, जवाब पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जनाब अब हम आगे चलते हैं, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। एक्चुअली सबट्रैक्शन भी एडिशन ही है, फर्क सिर्फ एक है कि सबट्रैक्ट करते हुए आपने साइन चेंज कर देना है, जैसे आप अलजेब्रे में करते हैं ना, देखिए a प्लस बी में से c प्लस ए माइनस करना है, ये सबट्रैक्ट करना है, जिसको सबट्रैक्ट करना है आप उसकी अलामतें बदल देते हैं। अब तरतीब से जमा कर लीजिए बस। तो वेक्टर टू बी सबट्रैक्टेड,
वो वेक्टर जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसकी अलामत बदल के जमा कर देंगे। जमा मतलब कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करना है हेड टू टेल रूल से। आइए देखते हैं। देखिए जी, वही वेक्टर है हमारे पास ए और बी। अब हमें कहा जाता है जी कि ए माइनस बी कीजिए। क्या करें? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो क्या करेंगे? वेक्टर ए और बी हमारे पास है, बी को बनाएंगे माइनस बी और ए में जमा कर देंगे। देखिए मैथमेटिकली ये एक ही बात है। बी को माइनस बी बनाएंगे और ए में जमा कर देंगे। चले जी, बी का माइनस बी बनाइए। माइनस क्या होता है? +5 और -5 में बेटा क्या फर्क है? +5 है 0 से 5 ऊपर, -5 है 0 से 5 नीचे। सियाने कहते हैं कि एक डॉक्टर और एक वकील दोनों एक ही तरह से होते हैं, बस फर्क सिर्फ ये होता है कि वकील गलती करे तो बंदा 6 फुट जमीन से ऊपर मतलब फांसी, और डॉक्टर गलती करे तो बंदा 6 फुट जमीन से नीचे कब्र में। तो ऐसे ही बस डायरेक्शन का ही फर्क है, बाकी बात एक ही है। तो जनाब वेक्टर बी को माइनस बी बनाइए। माइनस बी बनाने के लिए क्या करना है कि आपने लेंथ वही रखना है, डायरेक्शन रिवर्स कर देना है, टेल को हेड और हेड को टेल बना देना है। ये नेगेटिव वेक्टर बन गया। एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर कब बनता है? जब आप उसको 180 पे रिवर्स कर देते हैं, बिल्कुल उल्टा देते हैं। अब ए और माइनस बी को जमा करना है। लो जी, ए और माइनस बी, ये माइनस बी है, चुक ले आओ जी, ये ऐसे करके आ गई, आ गया मेरा मतलब है। तो अब ये जो रिजल्टेंट है पहले की टेल को आखिरी के हेड के साथ मिलाने वाला, ये क्या है? R = A और माइनस बी को जमा किया गया है। लो जनाब जी, ठीक हो गया। अब b माइनस ए कीजिए, b माइनस ए, b प्लस माइनस ए, यानी a का माइनस ए बनाइए। तो इसको रिवर्स कर दीजिए। लो जनाब, a का हमने माइनस ए बना लिया है, a का हमने माइनस ए बना लिया है। तो अब b माइनस ए करते हैं। पहले वेक्टर b को ड्रा कीजिए, ए ये लिखेंगे ऐसे करके। अब माइनस ए, इसको उठाइए, b और माइनस ए को जमा करना है, b बना लिया। माइनस ए पहले के हेड के साथ दूसरे की टेल को जोड़ देना है आपने। लो जी, तो जनाब रिजल्टेंट क्या होगा? पहले की टेल को आखिरी के हेड के साथ मिला देना है। ये है जनाब वाली रिजल्टेंट, जो किसके बराबर है? देखिए सबसे पहला वेक्टर कौन सा है? जितने वेक्टर्स भी जमा किए जा रहे हैं उनमें सबसे पहला कौन सा है? पहले आपने रिजल्टेंट को ढूंढ देना है। रिजल्टेंट कौन सा है? जिसकी टेल दूसरे की टेल से जुड़ी है और जिसका हेड दूसरे के हेड के साथ जुड़ा हुआ है, ये रिजल्टेंट है। और पहला वेक्टर कौन सा है? रिजल्टेंट की टेल के साथ जिसकी टेल जुड़ी है वो पहला है, और रिजल्टेंट के हेड के साथ जिसका हेड जुड़ा है वो सबसे आखिरी वाला है। तो बेटा जी अब देखिए, a माइनस बी देखिए और b माइनस ए देखिए, ये एक जैसे नहीं है। इनमें आमतौर पे डायरेक्शन का फर्क होगा, मैग्नीट्यूड इनकी सेम ही होगी। तो a माइनस बी और b माइनस ए, इनमें रिजल्टेंट एक जैसा नहीं है। जबकि जमा करते हुए अब ये याद रखें, प्लस या माइनस का साइन देखना जरूरी नहीं है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। एडिशन वो है जिसमें वेक्टर जैसे आपको दिए हुए हैं आपने वैसे ही उनको हेड टू टेल अरेंज करके रिजल्टेंट मालूम कर लिया। सब्ट्रैक्शन वो है जिसमें आपने किसी वेक्टर का साइन चेंज करके दूसरे वेक्टर में ऐड किया है या जमा किया है। ये है जनाब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा फर्क। लॉजिक सेम है, आपने हेड टू टेल ही कंबाइन करना है एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी, और रिजल्टेंट उसी तरीके से हासिल करना है। तो जनाब ये वेक्टर की एडिशन का है ग्राफिकल मेथड। तो अब हम इसका दूसरा मैथमेटिकल मेथड वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम वेक्टर्स की एडिशन के बाद स्केलर को हमने जमा कर लिया, वेक्टर को जमा कर लिया, और ये कह दिया कि वेक्टर वेक्टर में जमा होगा, स्केलर स्केलर में जमा होगा, और अपनी तरह के वेक्टर अपनी तरह के वेक्टर में ही जमा होंगे, किसी और तरह में जमा नहीं होंगे। अपनी तरह का स्केलर अपनी तरह के स्केलर में जमा होगा, किसी और तरह में जमा नहीं होगा। ना भैया ये मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हुए किसी भी स्केलर को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैथ्स को लेंथ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं।
वेक्टर्स को मल्टीप्लाई जब करना है, वेक्टर्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, ये बाद में देखेंगे, और स्केलर और वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, स्केलर और वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है। तो चले करके देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, वेक्टर की स्केलर से मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना। तो जनाब स्केलर आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, स्केलर और वेक्टर मल्टीप्लाई हो सकते हैं। हम इस टॉपिक को, छोटा सा है लेकिन समझने के एतबार से जरा गौर कीजिएगा। हम दो तरह से करते हैं मल्टीप्लाई। देखें हमारे पास है वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है। हम कहते हैं कि इस वेक्टर को किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से, किसी डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए। 2a 2 से मल्टीप्लाई कर लें। जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, अब 2 ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, ना ही उस पर कोई असर डालेगा। रिजल्टेंट वेक्टर ए क्या होगा, इसकी मैग्नीट्यूड 2 गुना हो जाएगी, डायरेक्शन वही रहेगी। आप 1/2 से मल्टीप्लाई करें, अब मैग्नीट्यूड रह जाएगी हाफ, डायरेक्शन होगी वही। आप -2 से मल्टीप्लाई करें, मैग्नीट्यूड 2 गुना हो जाएगी लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। जब आप स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर नेगेटिव इंटीजर से, नेगेटिव इंटीजर का मतलब बेटा क्या है कि n कोई लेस देन 0, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है ग्रेटर देन 0, तो लेस देन 0 यानी नेगेटिव इंटीजर से जब आप वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये रिवर्स ही हो सकती है, इसके अलावा और कोई चेंज डायरेक्शन में नहीं आ सकती। अगर आप पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड ही चेंज होगी। ये तो था कि अगर आप वेक्टर को न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। एक दूसरा सूरत हाल ये है कि अगर आप एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें। देखिए मसलन हमारे पास एक्सेलरेशन वेक्टर है, इसे मैस स्केलर से मल्टीप्लाई करें, जवाब क्या आएगा, फॉर्मूला आपने देखा हुआ है, रिजल्टेंट फोर्स आएगी। अब देखें यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको और भी देता हूँ। वेलोसिटी वेक्टर है, मैस स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, मोमेंटम जो कि वेक्टर है। ठीक है, ये फोर्स वेक्टर है, मल्टीप्लाई कीजिए 1/q से, 1/q से मल्टीप्लाई करें या q से डिवाइड करें, बात एक ही है। रिजल्टेंट क्या होगा, मैटर में हमने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है। जनाब आली आप इन सारी एग्जांपल्स में देखें, जब आपने वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या है, वेक्टर है। जब आप स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी, रिजल्टेंट वेक्टर फैमिली से ही होगा, बट इट विल बी अ न्यू वेक्टर, ये एक न्यू वेक्टर बनेगा। ठीक, एक्सेलरेशन 2 है, मैस है 4, फोर्स कितनी हो जाएगी 8। What can be changed, आपने सेंटेंस पूरा लिखना है। मैं यहाँ पे हिंट लिख देता हूँ कि जब आप एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट कैन बी चेंज्ड, क्या चेंज आ सकती है। देखें एक्सेलरेशन की वैल्यू थी जितनी भी थी, मैस से मल्टीप्लाई हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई, मैग्नीट्यूड कैन बी चेंज्ड। एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैस से मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट भी मल्टीप्लाई होंगे, फोर्स के क्या बन जाएंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट्स कैन बी चेंज्ड। एक्सेलरेशन के डायमेंशन है l पर t स्क्वायर, मैस के डायमेंशन है m, मल्टीप्लाई हो गए फोर्स के क्या बन जाएंगे ml पर t स्क्वायर, तो डायमेंशंस कैन बी चेंज्ड। और चौथे नंबर पे फिजिकल क्वांटिटी ही चेंज हो जाएगी। आप इन सारी एग्जांपल्स में देखें, जब आपने एक वेक्टर को वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो
फिजिकल क्वांटिटी ही सारी की सारी चेंज हो गई। व्हाट कैन नॉट बी चेंज, व्हाट कैन नॉट बी चेंज, क्या शय है जो चेंज नहीं होगी। जब आप एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या शय है जो चेंज नहीं होगी, उसका वेक्टर होना चेंज नहीं होगा। इट विल स्टिल बिलोंग टू द वेक्टर फैमिली, वो रिजल्टेंट रहेगा वेक्टर ही, उसकी नेचर चेंज हो जाएगी, मतलब क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, यूनिट चेंज हो जाएंगे, डायमेंशन चेंज हो जाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी, लेकिन उसका वेक्टर होना कभी भी चेंज नहीं होगा। तो जनाब आली ये था आपकी खिदमत में पेश किया गया वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना। ये पॉसिबल है, हैरानी की बात है, जमा करना पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। आप इबादत किसी के साथ भी खड़े होकर कर सकते हैं, खेल आप अपनी तबीयत के मुताबिक लोगों के साथ खेलेंगे। मेरे साथ खड़े होकर आप नमाज पढ़ सकते हैं, अफ्तारी कर सकते हैं, बल्कि मुझे करवा सकते हैं, सैरी भी करवा सकते हैं, लेकिन मेरे साथ खेलना को अच्छा आइडिया नहीं है। क्रिकेट खेलने लग जाएंगे, मैंने आउट ही नहीं मारना, अगर आपने मुझे आउट कर दिया मैंने आपको किसी बहाने से जुर्माना कर देना है, इसलिए ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। अगला छोटा टॉपिक है जनाब हमारे पास यूनिट वेक्टर। बात बेटा जी छोटी छोटी ही होती है, लेकिन ध्यान से सुना करें, जो बात आपको बताई जाती है वो जरूरी होती है तो बताई जाती है, वरना कौन सा सर में ईंट बजी हुई है कि लाजमी बताना ही है आपको। यूनिट वेक्टर, यूनिट का लफ्ज़ी मतलब होता है वन। हम कहते हैं अ वेक्टर हैविंग यूनिटी मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड यूनिटी है, मैग्नीट्यूड वन है, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो वन का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड, क्या 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 न्यूटन, क्या है पता नहीं क्या है। तो फिर जब पता ही नहीं तो कैसे कह सकते हैं कि 1 है। देखिए जी, ये यूनिट वेक्टर है क्या, किसी भी वेक्टर के दो हिस्से होते हैं, एक उसकी मैग्नीट्यूड, दूसरी उसकी डायरेक्शन। ऐसे करके हम लिखते हैं। अगर हम ये करें कि इसकी मैग्नीट्यूड अलग कर लें और डायरेक्शन अलग कर लें, तो वो वेक्टर जो डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, वो वेक्टर जो के डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, वो क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को लिखते हैं ऐसे, ए कैप, ए हैट या ए यूनिट वेक्टर, किसी भी तरह से आप पढ़ सकते हैं। ये डायरेक्शन बताने के काम आता है। ये ऐसे ही जैसे फिल्मों ड्रामों में आपने देखा होगा, बंदा यहाँ खड़ा होता है, बीच में रूह निकल के यहाँ पे आ जाती है, वो उसे समझाती है कि सीधे काम करो, बंदा कहता नहीं मैं नहीं करनी। वो एक के ही दो हिस्से होते हैं। तो ये इसी के हमने दो हिस्से कर लिए। सवाल ये पैदा होता है कि इनकी जरूरत क्यों महसूस होती है। देखिए एग्जाम्पल से बात समझते हैं। आप जा रहे हैं लाहौर, लॉकडाउन खुलने के बाद, अब रास्ते में आपने देखा बोर्ड लगा हुआ है लाहौर 150 किलोमीटर, डायरेक्शन इधर को है। अब वो एक वेक्टर है जो कि डिस्प्लेसमेंट बता रहा है यहाँ से लाहौर का। तो होना क्या चाहिए कि वेक्टर ड्रा किया गया हो, या तो 150 किलोमीटर लंबा वेक्टर सड़क के साथ साथ ही जा रहा हो, वो तो आइडिया ठीक नहीं है, उसके हेड का ही पता नहीं चलेगा किधर को है। या फिर स्केल के मुताबिक आप कहेंगे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 150 किलोमीटर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर या इंच, इतना निशान लगा दिया जाए कि इधर को है। आप गाड़ी रोक के उतरेंगे, पढ़ेंगे स्केल, जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई, मैथ नहीं पढ़ा हुआ, उसे ये कंसेप्ट ही नहीं, उसे समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है, क्या कह रहा है। और थोड़े थोड़े फासले के बाद, हर 2, 4, 5, 10 किलोमीटर के बाद गाड़ी से उतर के ऐसे स्केल पढ़ना, ये तो फिर वो क्या कहते हैं पंजाब में, सड़ गया तो अड्डा, इसी काम पे रह गया फिर तो हम सारा दिन। ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। इसकी बजाय क्यों ना हम ये करें कि हम लिख दें कि लाहौर 150 किलोमीटर, डायरेक्शन ऐसे बना दो। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू अलग लिख दी गई है, डायरेक्शन अलग बना दी गई है। डायरेक्शन वाला वेक्टर, डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर, चाहे इतना लंबा हो चाहे इतना लंबा हो, आप कहें सर लाहौर किधर को है, डायरेक्शन बतानी है, मैं कहूँ इधर को है, लंबा सा डंडा लेकर बता दी इधर को है, या मैं कहूँ इधर को है, जितनी मर्जी इशारा कर दी। इसकी मैग्नीट्यूड से
कोई गर्ज नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है, वो मुंह से बता दिया गया 150 किलोमीटर है। यूनिट वेक्टर वो है जो डायरेक्शन बताता है, एक्चुअली इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम कंसिडर ही नहीं करते, तो हम ऐसे कह देते हैं कि इसकी मैग्नीट्यूड यूनिट ही है, एक्चुअली इसकी मैग्नीट्यूड कंसिडरेबल है ही नहीं। तो बहरहाल हमें कोई इसमें बॉदर करने की, फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, तो यूनिट ही कह लिया जाता है ताकि जब मल्टीप्लाई करें जवाब पे कोई फर्क ना पड़े। डजंट डिपेंड अपॉन कि इसके यूनिट्स कितने हैं या कौन से यूनिट है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 ही ली जाती है। तो जनाब ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए बटा, ये इधर आ गया जी, ये क्या है, ए की मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिखी जाती है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दो वर्टिकल लाइन लगाने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी है उसकी हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से गर्ज है और किसी से नहीं। -5 की जगह आप ऐसे लगा दे, खड़ी लेने दो वर्टिकल लाइनें, इसका मतलब है ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर हम इसका साइज कंसिडर नहीं करते हैं। ये यूनिट वेक्टर हो गया जी। किसी भी वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर से जब रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब है हमें सिर्फ डायरेक्शन की जरूरत है, वही सिंबल ऊपर हैट डाल देते हैं। कुछ मखसूस यूनिट वेक्टर्स हैं, I, J, K, N और R यूनिट वेक्टर्स मखसूस है। मखसूस कैसे, एक्स एक्सल, वाई एक्सल, जी एक्सल ऐसे है जैसे मैंने पॉइंटर रखा है, इधर को बोर्ड पे ड्रा करना मुश्किल है तो हम अक्सर ऐसे बना दिया करते हैं, जी एक्सल। हर वो वेक्टर जो एक्स एक्सल की सिमत में है, जो एक्स एक्सल की डायरेक्शन में है, उसकी डायरेक्शन बताने वाला यूनिट वेक्टर आई होगा। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप जैसे मर्जी लिखे, ए का यूनिट वेक्टर ए है, बी का बी होगा, आर का आर होगा, लेकिन अगर वो वेक्टर एक्स एक्सल की सिमत में है तो यूनिट वेक्टर आई होगा। ये आपकी मर्जी, आप एक्स एक्सल इसे कह लें, इसे कह लें, इसे कह लें, ये कोई इतना मसला नहीं है। जो भी एक्स एक्सल होगा आई यूनिट वेक्टर उस सिमत में होगा, जो भी वाई एक्सल की सिमत में होगा उसका यूनिट वेक्टर जे होगा, जी एक्सल की सिमत में होगा तो उसका यूनिट वेक्टर के होगा। ठीक हो गया जी। आर और एन, ये भी आर को हमने आगे जाके डिटेल से पढ़ना है। आर यूनिट वेक्टर पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन या सिमत के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एन यूनिट वेक्टर, एन क्या है, ये बताता है डायरेक्शन एक ऐसे वेक्टर की जो कि नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल या परपेंडिकुलर है, नॉर्मल या परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल कई दफा हमें डायरेक्शन बताने के लिए परपेंडिकुलर लेना पड़ता है। ये व्हाइट बोर्ड है, इसका मुंह किधर को है, आपकी तरफ को, तो ये एरिया है, 2 डायमेंशन में है, प्लेन में है। इसकी डायरेक्शन बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर एरिया लेना पड़ेगा, सॉरी इस पर परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा। ये जो नॉर्मल है यानी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर या नॉर्मल की डायरेक्शन बताने वाला एन यूनिट वेक्टर होगा। इस वेक्टर की डायरेक्शन बताने वाला यूनिट वेक्टर क्या होगा, एन यूनिट वेक्टर होगा। आर यूनिट वेक्टर पोजीशन वेक्टर के लिए होगा, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे तो वहां पे एक्सप्लेन हो जाएगा। उसके बाद दो छोटी छोटी बातें हैं जी, देख लीजिए चलते चलते। नल वेक्टर, नल नलायक वेक्टर, पाकिस्तानी वेक्टर, किसे कहूंगा मैं, एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 0 है। आप जब वेक्टर, आपके पास दो वेक्टर हैं इक्वल और अपोजिट, ए और -a, हेड टू टेल जोड़ दीजिए, -a की मैग्नीट्यूड वही है, डायरेक्शन रिवर्स है, हेड टू टेल जोड़ दीजिए, दूसरे की टेल को पहले की हेड के साथ जोड़े, ड्रा कीजिए, देखिए बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर आ गया ऐसे करके। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे मिलेगा, पहले की टेल को आखिरी के हेड के साथ मिला के, ये तो पहले मिले हुए हैं। रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड नल होगी, वेक्टर a प्लस -a, और 5 - 5 5 - 5 0 आता है, a -a, नल वेक्टर को o से लिखा जाता है। स्केलर स्केलर में ऐड होके जवाब 0 आए तो 0, वेक्टर वेक्टर में होके जवाब 0 आए तो नल वेक्टर। अब ना वेक्टर को वेक्टर में जमा करें, जवाब तो वेक्टर ही आना है ना, तो ये वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 0 है। जब मैग्नीट्यूड ही 0 है तो डायरेक्शन कैसे हो सकती है? डायरेक्शन के लिए हेड और टेल में फर्क तो जरूरी है ना, किधर को भी किसी भी सिमत में डायरेक्शन हो। नल वेक्टर मैग्नीट्यूड 0 है, डायरेक्शन कौन सी होगी, हम कहते हैं अ नल वेक्टर हैज 0 मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। क्या,
आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है बेटा जी? रैंडम, कोई खास सिमत नहीं होती, किसी भी सिमत में हो सकता है, नॉट अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये हो गया नल वेक्टर। इक्वल वेक्टर नाम से जाहिर है, दो वेक्टर अगर बिल्कुल एक जैसे हैं, एक जैसे मतलब सेम है, मतलब लेंथ भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। ये तीनों देखिए, डायरेक्शन के लिए स्टार्टिंग पोजीशन सेम होना जरूरी नहीं है, डायरेक्शन सेम है ठीक है, लेंथ सेम है, हेड और टेल का दरमियानी फासला सेम होना चाहिए, स्टार्टिंग पोजीशन अगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बुक पे देखिएगा लिखा होगा इक्वल वेक्टर में टू वेक्टर्स ए एंड बी आर, ओ सॉरी, टू वेक्टर्स ए एंड बी, ओए हमारा कैमरा ही हिल गया, चलिए थोड़ा सा फर्क पड़ा है। टू वेक्टर्स, हाँ जी, तो बुक पे क्या लिखा है, मैं क्या कह रहा था, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड, अगर इनकी मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, रिगार्डलेस, कतई नजर इस बात के इनकी स्टार्टिंग पोजीशन कौन सी है, स्टार्टिंग पोजीशन सेम होना जरूरी नहीं है। तो वेक्टर्स की एडिशन, सबट्रैक्शन और वेक्टर के हवाले से कुछ बुनियादी टर्म्स बेटा आज हमने डिस्कस की हैं। किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो, डू नॉट हेसिटेट टू आस्क और कमेंट हियर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। आप फिजिक्स पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, आपको कोई मोटिवेशन चाहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल थिंक फिजिक्स विद जीरत।